नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राजकुमार सिंह और जो कहानियों का जो सफ़र है वो जारी है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग किस तरह के सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और हम लोग के इस सोसाइटी में किस किस तरह के लोग हम लोग के बीच में रहते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों मुंबई में। मुंबई का एक मीरा रोड बोल के एक जगह है, वहाँ पे मीरा रोड है और वहाँ थाने के नज़दीक है ये। ज़रा सा इसको आप थाने में ही बोल सकते हैं, नज़दीक नहीं है, थाने के ही अंदर में आता है ये जगह। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ही लिविंग पार्टनर के बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको कुकर में बॉईल किया। बॉईल करने के बाद में तवा पे उसको फ्राई किया और तवा फ्राई करने के बाद वो स्ट्रीट डॉग्स को, हालांकि जो रास्ते के कुत्ते होते हैं, उसको खिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में कुछ दोस्तों ऐसा है कि मुंबई के मीरा रोड में जो थाने जगह है, वहाँ पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है आकाशदीप, गीता आकाशदीप सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर में एक मनोज सहानी बोल के एक बंदा रहता था जिसका फ्लैट नंबर था 704। वो सात तल्ला में रहता था और उसका फ्लैट नंबर था 704 है। दरअसल इस फ्लैट में, उस फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे 4 फ्लैट थे, 701, 702, 703 और 704। ये कहानी है 704 की। 704 में दोस्तों एक लड़का, एक आदमी और एक औरत रहती थी, जिसका नाम, आदमी के नाम पे जो पता चल रहा है वो है मनोज सहानी। ये फ्लैट भी उसके नाम पे ही था। साथ में ही जो लड़की वहाँ पे थी, वो लोग लिव इन पार्टनर्स में रहते थे, उनका नाम था सरस्वती वैद्य। तो ये कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक 7 जून की बात है ये। 7 जून के दिन पे 703 वाला जो फ्लैट है, वो उसको एक बदबू आता है और ये बदबू जो होता है, ये बदबू कुछ इस तरह का होता है जिससे कि आपका, जैसे कोई चूहा मर गया या फिर किसी जानवर का कोई जानवर मर गया है तो उससे जो बदबू आता है, उस तरह की ये बदबू था। तो वो 703 वाले जो थे, वो आपके पड़ोसियों के साथ में, जो कि 701 और 702 में था, तो उन दोनों में अच्छा रिलेशनशिप था। एक्चुअली में देखा जाए तो तीनों में एक अच्छा रिलेशनशिप था। तीनों अपने फैमिली फ्रेंड्स थे, एक साथ में आप त्यौहार मनाया जाता था, एक साथ में उन लोग घूमने जाते थे, कई बार एक साथ में उन लोग शॉपिंग भी करने जाते हैं। लेकिन 704 वाला फ्लैट के में जो 2 लोग रहता था, वो किसी से बात नहीं करते थे, वो किसी से कोई मतलब भी नहीं रखते थे। तो देखा जाए तो वो पूरा कट ऑफ थे अपने ही फ्लोर के, अपने ही पड़ोसियों के साथ। जब भी हेलो हाय होता था तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हेलो और हाय करके इन लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर तक था। तो 703 में जो फ्लैट वाले को जो जब बदबू आना स्टार्ट हुआ, तो वो गया 701 में और 702 में। तो 701 वाले ने और 702 वाले ने भी वो बदबू को महसूस किया, उनको भी ये बदबू आई। और उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अपने अपने घर पे ही साफ़ सुथरा करने का प्लानिंग किया। साथ में साफ़ सुथरा करने के प्लान के बाद में उन लोगों ने थॉरली अपने पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया, अच्छे से स्कैन कर लिया कि कहीं पर कुछ मरा तो नहीं है, कहीं चूहा या फिर कुछ ऐसा हो कि कुछ मरा तो नहीं है। तो उन लोगों ने पूरा चेक करने के बाद ये देख लिया कि कहीं पर भी कुछ नहीं है। तो फिर वो उन लोग जाते हैं 704 की तरफ। यहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों कि 7th फ्लोर पे ही बदबू था, 6th फ्लोर पे बदबू नहीं आ रहा था। तो उन लोग सब जाते हैं 704 में। 704 के तरफ में जब जाते हैं तो देखते हैं कि बदबू जो है वो और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। जैसे कि वो 704 के फ्लैट के पास समीप में जा रहा है, जैसे वो नज़दीक जा रहा है तो बदबू जो है वो और भी बढ़ते जा रहा है। तो 703 वाले ने जब 704 वाले के फ्लैट में जब गया था, तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि अचानक से एक बहुत सारा रूम फ्रेशनर का भी स्मेल आने लगा। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि आफ्ताब और श्रद्धा का केस के बारे में, तो अभी क्या है ना, हर किसी के जहन पे ये केस है। हर कोई जानता है कि इंसान कितनी क्रूरता से किसी का मर्डर कर सकता है। तो उनको भी इसी तरह का शक हुआ। तो शक को कंफर्म करने के लिए दोस्तों उन लोगों ने 704 पे जाने का प्लानिंग किया। 704 के अंदर में जब उन लोग घुसते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे रूम फ्रेशनर का स्मेल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद ऐसा हो रहा था कि बदबू को छुपाने के लिए रूम फ्रेशनर का स्मेल को उन लोगों ने उसने हाईलाइट किया।
उससे जब पूछा गया कि ये बदबू कहाँ से आ रहा है, तो उसने, मनोज साहनी जो बंदा का नाम है, वो उसने बोला कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग में जाना है और शाम को आएंगे तो शाम को इसके बारे में बात करते हैं। तो वो अपना आनंद फानंद में निकल गया फ्लैट से और चला गया अपने। कहाँ गया ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। कहानी के बीच बीच में आप सुनेंगे ये एक चीज़ कि वो क्या करता था क्या नहीं करता था, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बताऊंगा। तो दोस्तों 704 के पास में जब जाता है तो ये जो गंध है वो स्ट्रांग होता है। तो जैसे कि आप लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 704 से तुरंत देखा कि जब पड़ोसी इकट्ठा हो गए उसके घर के बाहर में, तो वो तुरंत बहाना करके कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, वो बहाना करके चला जाता है, नीचे उतरता है और नीचे से चला जाता है चुपचाप से। लेकिन जो 703 जो फ्लैट का जो ओनर था, उसको मन में कुछ अलग ही तरह का इंस्टिंक्ट होता है। तो वो भी अच्छी तरह से जानता था श्रद्धा और आफ्ताब के केस के बारे में, जहाँ पर वो लोग भी लिविंग पार्टनर में थे और आफ्ताब ने अपने ही लिविंग पार्टनर श्रद्धा की छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग तरह जंगलों में भेज दिया था, जिसको रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स लग गया था। तो यहाँ पर भी उस तरह उसका शक उसके मन में बैठ गया। शक मन में बैठने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है, सब पड़ोसियों को गवाह रख के फ्लैट का ताला तोड़ती है। ताला तोड़ने के बाद में अंदर जाती है। अंदर जाते ही जैसे ही रूम में घुसते हैं तो देखते हैं कि कुछ एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर में मैथ्स का कुछ कैलकुलेशन किया गया हुआ है और कुछ जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना व्हाइट बोर्ड पे लिख के, तो उस तरह का एक व्हाइट बोर्ड था जो दीवार में लगाया हुआ था और उसमें कुछ मैथ्स के सोल्यूशंस उसमें कुछ लिखे हुए थे। तो और पुलिस और भी अंदर जाता है। तो पुलिस जब अंदर जाता है दोस्तों, तो कुछ तो पुलिस वाले ये गन से ऐसा उन लोग के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है कि वो ऑन द स्पॉट उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उल्टी करने के बावजूद भी कुछ पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, घर के पूरा थॉरली चेक करते हैं। चेक करने के बाद में एक पुलिस वाला किचन में जाता है देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है किचन के अंदर। तो किचन में जाने के बाद में वहाँ पे 3 बाल्टी प्लास्टिक के मिल होता है, एक टब होता है और एक कुकर होता है, आपका स्टील के 2 चम्मच होते हैं, एक तवा होता है। तो इसको जब जांच करते समय पुलिस वालों ने देखा कि इस जहाँ पर टब था, टब के अंदर में इंसानी मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, कुकर के अंदर में भी इंसानी मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। तो फट से ये चीज़ दिमाग में आ गया पुलिस वालों को और पुलिस वालों ने आनंद फानंद में फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स के लोग को बुला लिया फ्लैट पे। बुलाने के बाद में जब फ्लैट में देखा गया तो सबसे पहले ये पता चला कि जो ये मनोज साहनी था वो उसने क्या किया, अब वो सरस्वती वैद्य के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बॉईल करता था। बॉईल करने के बाद में उसे तवा पे फ्राई करता था, क्योंकि वो सोचता था कि इससे गंध नहीं आएगा। तो वो किस्तों में धीरे धीरे करके किस्तों में बॉडी को काटता, उसको फ्राई करता, उसको बॉईल करता। हालांकि पहले बॉईल करता था, बॉईल करने के बाद में कुकर में बॉईल करने के बाद में उसको तवा को फ्राई करता, जो भी मसाला वसाला जो नमक वमक जो भी देना होता वो दे के उसको मांस के टुकड़े को फ्राई कर लेता था। और किस्तों में से कर करके वो ले जाके बाहर में स्ट्रीट डॉग्स को उन लोग का निवाला बना दिया जाता था। वो और धीरे धीरे करके ये उसने प्लान किया था कि धीरे धीरे करके वो आपका बॉडी को काटता रहेगा और कुत्तों को खिलाता रहेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज़ आता है वो है कि एक इंसान किस तरह तक का सोच सकता है, इसे कल्पना करना भी बहुत डरावना है। आप सोचें कि एक इंसान कैसे किसी का मांस को बॉईल कर सकता है, कैसे उसको एक तवे पे फ्राई कर सकता है। बॉडी के पार्ट्स को टब में रखा हुआ है, कुछ कुछ बॉडी के पार्ट्स को आपका फ्रिज में रखा हुआ है, उसी फ्रिज के बॉड में से पानी का पीने का पानी ठंडा है, उसमें से पानी पी रहा है। और ये एक दिन नहीं, डेली बेसिस पे ये काम चल रहा था उसका। ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये इंसान किस तरह का इंसान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो क्या होता है कि जब वो आपका बॉडी जब पुलिस देखती है तो पूरा सील कर देती है फ्लैट को सील करने के बाद में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो पूरा सब कुछ चेक करते हैं। चेक करने के बाद में
नीचे में तब तक शाम हो जाता है और वापस से वो नीचे आता है। नीचे में आपका मनोज सहानी वापस लौट के आता है। तो वापस लौट के आते समय फ्लैट में उसका जो नीचे तो भीड़ लगा हुआ था, फ्लैट के नीचे तो बहुत भीड़ था। तो कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और वहीं पर धर दबोच लिया उसको। फ्लैट के अंदर में जो पुलिस वाले की एक टीम आनंद फानंद में नीचे उतरी। उतरने के बाद में उसको अपने कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद में पुलिस ने उसको अपने रिमांड में लिया। रिमांड में लेने के बाद में कोर्ट आपका उससे पूछताछ करना स्टार्ट हुआ। तो पूछताछ करने के बावजूद पूछताछ में उसने जो कहानी बताया वो कहानी भी एक तरह से अविश्वसनीय है कि हम लोग उस कहानी को विश्वास नहीं कर सकते कि वो इस तरह का हो सकता है। हालांकि कहानी ये है कि मनोज सहानी की जुबानी जो कहानी है वो सबसे पहले पुलिस को ये कहानी सुनाता है कि वो उसकी जो लिविंग पार्टनर थी जिसका नाम सरस्वती वैद्य था, वो उसके ऊपर में शक करती थी। आपको पहले बता दें दोस्तों कि ये मनोज सहानी के बैकग्राउंड के बारे में हम आपको पहले मैं बता देता हूँ। मनोज सहानी अहमदनगर में जन्म लेता है। बड़े ही अच्छा मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म होता है और पढ़ाई लिखाई वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई लिखाई किया है, जो काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था। वो एक फ्लैट था जिस फ्लैट को, जो उसका अपना फ्लैट था अहमदनगर में, उस फ्लैट को वो रेंट पे दे के रखा था 35,000 के में। और खुद वो काम करता था एक राशन के दुकान पे, और वहाँ पे उसको जो सैलरी मिलता था वो था 5,000 रुपीज़। और जो मीरा रोड में जो फ्लैट था उसका जो रेंट था वो था 10,000 रुपीज़। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 30,000 रुपये वो महीने के बचाता था और इसमें ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी 30,000 रुपये में लेके। अचानक से क्या होता है कि जिस राशन के दुकान पे वो काम करता था, वो क्या होता है कि वो उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाती है और उसमें से वो बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि वो राशन का दुकान का लाइसेंस ख़त्म होने के बाद में वो राशन का दुकान बंद हो जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगार होने के बाद वो उन लोगों में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होता है सरस्वती वैद्य को और मनोज सहानी को। तो वो क्या करता है कि रात को घर पे लेट से आने का कोशिश करता है ताकि उसके बीच में जो टकराव है वो कम से कम हो सके, क्योंकि रात को आता था खा के वो चुपचाप से सो जाता था ताकि बीच में किसी तरह का कोई टकराव ना हो दोनों के बीच। तो इस तरह से रात को आने में उसकी जो लिविंग पार्टनर थी सरस्वती वैद्य, वो उसके ऊपर में शक करने लगी। शक करने पे उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसकी सरस्वती वैद्य उसके ऊपर में शक करती है, तो उसको ये पसंद नहीं था। तो झगड़ा इस लेवल तक बढ़ गया दोनों का कि सरस्वती वैद्य ने जहर खा के अपना सुसाइड किया। ये कहानी जो है मैं आपको मनोज सहानी के मुंह जवानी बता रहा हूँ, जो उसने पुलिस को क्या बोला है। उसने पुलिस को बोलता है कि जब वो एक दिन रात को जब घर वापस आया तो देखा कि जो ये सरस्वती वैद्य है वो जहर खा के मर गई है और उनका जो बॉडी है वो आपके फ्लैट में ही पड़ा हुआ है। तो वो घबरा जाता है। घबराने के बाद में वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो वो क्या करता है दोस्तों कि वो बिना समझ के वजह से वो क्या करता है कि वो जाता है और देखता है कि कहीं क्या उसको बॉडी को 7th फ्लोर से नीचे ढंग से ला सकता है बिना किसी का देखे। वो एक बार सर्वे करता है, खुद नीचे आता है और देखता है सब जगह, और सर्वे करने के बाद में वो देखता है कि नहीं, अगर बॉडी को 7th फ्लोर से नीचे लेके आते हैं तो किसी को भी जानने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो उसने वो डर के वजह से कि उसका सब लोग उसके ऊपर में शक करेंगे, क्योंकि वही 2 जन उसमें रहते थे। तो वो क्या होता है कि वो उसका जो डेड बॉडी है उसको किस्तों में काटना शुरू करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो अपने बॉईल करके फ्राई करके कुत्तों को खिला देता था। तो इस तरह से करने के बाद में वो आपका बॉडी को जब कुत्तों को खिला देता था, उसके बाद में जब पुलिस ने उसके ऊपर में शक हो के उससे जब पूछताछ करना स्टार्ट किया तो पुलिस ने पूछा कि आप सरस्वती वैद्य को कहाँ मिले थे और कैसे जानते हैं। तो उसने बताया कि सरस्वती वैद्य एक अनाथ आश्रम में थी, अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में ही रहती थी। उसके 3 बहन भी थी और माँ बाप के साथ में उन लोग नहीं रहता था, उन लोग अलग हो गया था
तीनों के तीनों बहन, चारों बहन माँ बाप के साथ में रहता नहीं था और वो लोग अलग हो गया था, और चारों बहन एक अहमदनगर में जो अनाथ आश्रम है उसमें रहती थी। तो होता क्या है कि वो 2008 में सरस्वती वैद्य को उसी राशन के दुकान पे मिलता है, और मिलने के बाद में उन लोगों में बीच में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलने के बाद में दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मीरा रोड वाले फ्लैट में एक साथ में रहेंगे। तो उस फ्लैट में रहते थे दोनों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो हर 15 दिन 20 दिन में अब उस अहमदनगर के अनाथ आश्रम में जाती थी अपने बहनों से मिलने और अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और वो गिफ्ट भी ले जाती थी। मनोज साहनी के पास में एक गाड़ी भी था, जिस गाड़ी से वो अहमदनगर के अनाथ आश्रम में आना जाना करती थी। लोग जब उनसे पूछते थे कि ये मनोज साहनी तुम्हारा क्या है, क्योंकि दोनों में एज का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। जो मनोज साहनी था उसकी उम्र जो थी वो थी 56 साल, 56 ईयर्स की उसकी एज थी, और सरस्वती वैद्य की जो एज थी वो थी 32 ईयर्स। तो लोगों को पूछने के बाद में कि इसके साथ में आपका रिलेशनशिप क्या है, तो वो उसमें अपने मामा बोल के उसको रिप्रेजेंट कराती थी, ताकि लोग ये ना समझे कि सरस्वती वैद्य ने उसके साथ में जो शादी किया है वो पैसों के लिए शादी किया है। यहाँ पे दोस्तों और एक बात बता दूं कि जो मनोज साहनी था, मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य ने एक मंदिर में जाके चोरी चुपके से शादी भी कर लिया था, और ये जो चीज़ है वो सोसाइटी में उन लोगों ने बताया था कि उन लोगों ने मंदिर में शादी किया है, और एज अ पति पत्नी उन लोग 704 के फ्लैट पे रहते थे, जो कि आपका मीरा रोड पे था। तो जो सरस्वती वैद्य थी वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छी थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। क्लास 10 का जो एग्ज़ाम था उसमें वो नहीं दे पाई। तो यहाँ पर आपका मनोज साहनी, जो कि खुद पढ़ा लिखा इंसान था, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई लिखाई किया था, वो डिसाइड करता है कि ठीक है मैथ्स मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं और क्लास 10 का जो मैथ्स था वो पढ़ा सकता हूँ मैं तुमको। तो इसीलिए दोस्तों पुलिस जब घर में घुसती है तो जो वाइट बोर्ड में मैथ्स के जो सोल्यूशंस लिखे हुए रहते थे, वो ये था कि वो सरस्वती वैद्य को वो अपना मैथ्स का जो कोचिंग होता था वो घर पे खुद दिया करता था। तो यहाँ पे तो सरस्वती वैद्य के कोचिंग में वो साथ देता था, और वो बोलता था कि 10th का एग्ज़ाम को तुम क्लियर कर लो। तो उसके बाद में दोस्तों पुलिस ये बयान पे उसकी मान नहीं रही थी। तो पुलिस के सामने में वो फिर दूसरा बयान देता है, वो बोलता है कि वो जहर खा ली थी, तो या फिर उसने उसको चाकू मार दिया। हालांकि दोनों बयान वो पलट रहा है बार बार, और दोनों बयान में वो कौन से बयान पे ये जो किया है उसने, जो कौन से बयान पे वो अपना जारी रहेगा वो उसे खुद नहीं पता है, और वो पुलिस को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद ये वो बात जानता है कि अगर मौत का मोटिव और वेपन अगर नहीं मिलता है तो मौत का इल्ज़ाम उसके ऊपर में नहीं लग सकता है। तो इसलिए शायद वो जानता है ये आफ्ताब पूनेवाला और श्रद्धा केस में ये उससे भी 2 स्टेप आगे, क्योंकि वो अच्छा तरह से जानता है कि अगर मौत का मोटिव अगर नहीं मिला तो पुलिस उसको छोड़ना ही पड़ेगा, कोर्ट भी उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर में ये बोला जा सकता है कि मरने के बाद में डेड बॉडी के साथ में क्या किया जाए, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो वो भली भांति ये बात जानता है कि अगर मौत का मोटिव अगर नहीं पता चलता है तो वो आराम से निकल जाएगा। मर्डर का मोटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों किसी भी मर्डर के केस में, और किसी भी मर्डर के केस में मर्डर वेपन और मर्डर का मोटिव ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि उसको सज़ा दिया जा सके। लेकिन इस केस में वो बार बार पुलिस को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, और वो बार बार अपना बयान बदल रहा है। तो दोस्तों इस केस में पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लिया, 16 तारीख तक का रिमांड में उसको पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा है आगे के पूछताछ करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर पुलिस चाहती तो विस्टा रिपोर्ट से वो चेक कर सकती थी कि वो आत्महत्या की है या उसे किसी ने मारा है या चाकू से मारा है, लेकिन दोनों ही केस में दोस्तों विस्टा रिपोर्ट को चेक करने के लिए पेट के जो थैली है उसको चेक करना पड़ता है पोस्टमार्टम में कि वो उसके अंदर में किसी तरह का जहर था या नहीं, पेट के थैली पे जहर था या नहीं, या फिर जब चाकू से वार होता है
तो उसके घाव के निशान से पता चल सकता है कि इसको चाकू मारा गया था कि नहीं। लेकिन यहाँ दोनों यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि विस्टा रिपोर्ट में जो फाइंड आउट करना होगा, जो भी एग्जामिनेशन विस्टा रिपोर्ट में होता है, उसके लिए एक बॉडी चाहिए, या फिर जो चाकू का जो कट होता है उसके लिए भी एक बॉडी चाहिए। घाव पूरा क्लियर होना चाहिए बॉडी के ऊपर में, तभी जाके उसका कंफर्म हो सकता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कंफर्म कर सकती है कि हाँ ये मर्डर हुआ है चाकू देके, या फिर वो उसने खुदकुशी किया है। यहाँ पर उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया गया है, छोटे छोटे करके उसको बॉईल कर दिए गए हैं, कुछ टुकड़ों को फ्राई कर दिया गया हुआ है, कुछ टुकड़ों को फ्लश में डाल के बहा दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस के सामने में सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि इस मौत का मोटिव के बारे में पता चले। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, उससे लगातार पूछताछ भी कर रही है, और वो अपना बयान बार बार बदल भी रहा है। तो मोटिव नहीं मिला तो वो बच के निकल जाएगा। कंफर्म है दोस्तों कि अगर उस मौत का मोटिव नहीं मिला या फिर मर्डर वेपन नहीं मिला तो वो बच के निकल जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों ये कहानी का जो मैंने आप लोगों को शुरू में बोला था कि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और इसको बताने के लिए भी एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि एक इंसान दूसरे ही इंसान को कैसे काट सकता है, कैसे बॉईल कर सकता है, कैसे उसको फ्राई कर सकता है, कैसे उसको एक कुत्तों को खिला सकता है। ये सोच के भी बहुत डर फील होने लगता है आज के लोगों में। और हम जो मैं पहले बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग किस तरह का समाज में रह रहे हैं। ये समाज में इस तरह के लोग को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप लोग अपने राय कमेंट्स में बताएं। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। आशा करता हूँ कि मेरा ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जो मेरा जो भी कहानी रहेगा वो आपके पास में डायरेक्टली आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।